गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में प्रकाश का ध्रुवण पढ़ा रहे हैं। तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है ये टॉपिक, प्रकाश का ध्रुवण। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ध्रुवण के बारे में पढ़ा था कि ध्रुवण ही वह घटना है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि सूर्य प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। व्यतिकरण और विवर्तन के द्वारा ये पता चल गया था कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। सूर्य प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, इसमें तरंगों के गुण होते हैं, परंतु ध्रुवण के द्वारा ये पता चलता है कि सूर्य प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। तो आज इसमें हम आगे देख रहे हैं कि जो ये अध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये इनका प्रतीक क्या है। तो अध्रुवित प्रकाश को प्रकट करने के लिए हम कैसे प्रकट करेंगे इसको, कि जैसे हमने यहाँ पर एक स्टार बना दिया, तो ये स्टार बना दिया और यहाँ पर जो है एक तीर का चिन्ह ये लगा दिया। तो ये जो तीर का चिन्ह है ये अध्रुवित प्रकाश के चलने की दिशा को प्रकट कर रहा है, ये तरंग संचरण की दिशा है। और यहाँ पर ये जो स्टार बना है, तो ये स्टार और ये तीर का चिन्ह ये जो है अध्रुवित प्रकाश को प्रकट कर रहा है। अध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है कि वह प्रकाश या वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में कंपन करते हैं। तो ये प्रकाश इस दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पर माध्यम के कण इस दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में कंपन कर रहे होंगे। अब यहाँ पर जो है समतल ध्रुवित प्रकाश, तो समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत किसी एक ही दिशा में कंपन कर रहे होंगे। अगर माना तरंग सपोज एक्स अक्ष की दिशा में जारी है, तो यहाँ पर माध्यम के कण क्या कर रहे होंगे, या तो वाई अक्ष की दिशा में गति कर रहे होंगे, केवल वाई अक्ष की दिशा में, और या अगर तरंग एक्स अक्ष की दिशा में जारी है तो माध्यम के कण जेड अक्ष की दिशा में गति कर रहे होंगे। जेड अक्ष मतलब बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो अर्थात इन दोनों चित्रों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत किसी एक ही दिशा में गति करते हैं। और अध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, अगर तरंग एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है तो माध्यम के जो कण होंगे वो वाई जेड तल में, एक्स के लंबवत तल कौन होगा, वाई जेड तल। तो अगर तरंग एक्स अक्ष में चल रही है तो माध्यम के कण वाई जेड तल में सभी संभव दिशाओं में गति कर रहे होंगे। ऐसा होगा अध्रुवित प्रकाश में। और इस समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसमें तरंग एक्स अक्ष में चल रही है, तो यहाँ पर माध्यम के कण ये वाई अक्ष में गति कर रहे हैं लंबवत दिशा में, और यहाँ पर तरंग एक्स अक्ष दिशा में गति कर रही है, तो यहाँ पर माध्यम के कण केवल जेड अक्ष दिशा में अर्थात बोर्ड के तल के लंबवत दिशा में ही गति कर रहे हैं, केवल एक लंबवत दिशा में गति कर रहे हैं। तो ऐसी तरंग कहलाती है, ये वाली तरंग क्या कहलाती है, समतल ध्रुवित तरंग या समतल ध्रुवित प्रकाश। अब देखते हैं इसमें कि कंपन तल और ध्रुवण तल किसे कहते हैं। तो कंपन तल या ध्रुवण तल को समझने से पहले हम जो हैं उसमें जाएंगे कि जो सूर्य प्रकाश है वो एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो सूर्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग में क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर तरंग के चलने की दिशा के लंबवत गति करते हैं और एक दूसरे की भी लंबवत होते हैं। जैसे माना ये है, तो सपोज यहाँ पर ये माना ये क्या है, ये तरंग इस दिशा में चल रही है एक्स अक्ष दिशा में, और ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपनों की दिशा को प्रकट कर रहा है। ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपनों को प्रकट कर रहा है या विस्थापन को प्रकट कर रहा है। और यहाँ पर मैंने एक वेक्टर और कर दिया यहाँ पे, जैसे इसमें देखिए जो ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर है ये, तो इसमें क्या हो रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो वैद्युत क्षेत्र के कंपन होंगे वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हैं हर समय। तो यानी तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं वैद्युत क्षेत्र के कंपन विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। और एक और चीज है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र वेक्टर भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर को मैं दिखा रहा हूं ऐसे डैश डैश से,
यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं हम, ये तो ये जो डैश है सारा है, ये डैश क्या दिखा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर के कंपनों को दिखा रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर के कंपन की स्थिति को दिखा रहा है ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो डैश वाला वक्र है ये चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर के कंपन की स्थिति को प्रकट कर रहा है। ये वाला माना चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से प्रकट कर रहे हैं, और ये क्या है, ये तरंग संचरण की दिशा है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत किसके कंपन है इस समय, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर के कंपन। इस समय जो चुंबकीय क्षेत्र है ये जो है तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत है, और जो ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर है इसके भी लंबवत है। तो अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग है जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और ये तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र वेक्टर तरंग संचरण के भी लंबवत होंगे और एक दूसरे के भी लंबवत होंगे। तो सूर्य प्रकाश भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये जो सूर्य प्रकाश है इसमें जो इसका प्रकाशीय प्रभाव है, यानी वस्तुओं को दिखाई देने वाला जो प्रभाव है वो जो है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण होता है। तो सूर्य प्रकाश में जो प्रकाशीय प्रभाव है वो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण होता है, न कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर के कारण। तो अब हम सूर्य प्रकाश यानी विद्युत चुंबकीय तरंग को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सूर्य प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत गति करते हैं। तो अर्थात वैद्युत क्षेत्र के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हो रहे हैं, अतः सूर्य प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग में भी क्या होता है, माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य प्रकाश अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें माध्यम के कणों की जगह पे क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र के कंपन। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र के कंपन ये जो ऊपर की दिशा में हो रहे हैं ये तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हैं, अतः जो है सूर्य प्रकाश अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंग ये एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। तो अब हम आ रहे हैं यहाँ पे कंपन तल पे। तो जो कंपन तल है किसे कहेंगे, कि कंपन तल वह तल है जिसमें तरंग के संचरण की दिशा भी होती है और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन भी होते हैं। जैसे कि माना हम ये देख रहे हैं, ये तरंग इस दिशा में चल रही है और यहाँ पर हमने एक तल ऐसा ले लिया ये, तो इस तल में तरंग के चलने की दिशा भी है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन क्या हो रहे हैं, इसी तल में हो रहे ऊपर नीचे। जैसे बोर्ड को मान सकते हैं, तरंग इस दिशा में चल रही है तो तरंग भी बोर्ड के तल में ही चल रही है, और यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र जो वेक्टर है इसके कंपन भी क्या है, इसी बोर्ड में स्थित हैं। तो यानी ये बोर्ड क्या हो गया, ये इस टाइम एक प्रकार का कंपन तल हो गया। तो ये है यहाँ पर कंपन तल। इस कंपन जो ये पूरी रेखाओं से खींचा हुआ है ये कंपन तल है। तो कंपन तल वह तल है जिसमें तरंग के संचरण की दिशा के साथ साथ ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन भी होते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन है, ठीक है। अब यहाँ पर तरंग जैसे माना x अक्ष की दिशा में चल रही है तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन y अक्ष की दिशा में हो रहे हैं। तो अर्थात ये जो एक्स वाई तल हो गया, तो एक्स वाई तल इस टाइम किसको प्रकट कर रहा है, ये जो तल होगा ये कैसा तल होगा, ये होगा एक्स वाई तल। ये एक्स अक्ष दिशा हो गई और ये कैसी दिशा होगी, वाई अक्ष दिशा। तो ये एक्स वाई तल इस समय कंपन तल को प्रकट कर रहा है, ये कंपन तल को प्रकट कर रहा है। दूसरा आता है इसमें ध्रुवण तल। तो ध्रुवण तल में क्या होता है कि ध्रुवण तल ऐसा तल होता है जिसमें केवल तरंग के संचरण की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन जिसमें मौजूद नहीं होते हैं। तो ध्रुवण तल वह तल है जिसमें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन मौजूद न हो और तरंग के संचरण की दिशा मौजूद हो, ऐसा तल ध्रुवण तल कहलाता है। और ध्रुवण तल कंपन तल के लंबवत होता है। तो हमने यहाँ पर चित्र में ध्रुवण तल को डैश डैश रेखाओं से दर्शाया है। जैसे ये तल है तो ये तल हम ऐसा मान सकते हैं कि ये तल क्या है, समय यहाँ तरंग जो है एक्स अक्ष में चल रही है, तो ये तल इस समय ऐसा है। इस तल में तरंग के चलने की दिशा तो है परंतु इसमें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन नहीं है। इसमें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन तो ऐसे हैं। तो यानी
ये जो दिशा हो गई ये होगी एक्स एक्सिस दिशा, और ये कौन सी दिशा होगी, जेड एक्सिस दिशा। तो यानी यहाँ पर जो ध्रुवण तल है वो जेड एक्स तल के रूप में है। तो यहाँ पर हम इसको ये दर्शा सकते हैं, जेड एक्स हो गया, जेड अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स अक्ष। तो ध्रुवण तल जो है ये वाला, ये कौन सा तल है, ये जो है ध्रुवण तल है, और ये इस टाइम जेड एक्स तल के रूप में है। तो ध्रुवण तल वह तल होता है जिसमें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन मौजूद नहीं होते, परंतु इसमें तरंग संचरण की दिशा मौजूद होती है, और ये ध्रुवण तल कंपन तल के लंबवत होता है। अब इसके बाद जो है अब आगे हम इससे पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टूरमैलिन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्राप्त करते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की जो और विधियां हैं वो और विधियां क्या क्या हैं। इनमें कई बार क्वेश्चन भी आता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्राप्त किया सकता है, किसी एक विधि का जिक्र कीजिए। तो इसमें जो है जैसे हम कई विधियां हैं, तो किसी एक विधि का जिक्र कर रहा हूं मैं, जैसे परावर्तन के द्वारा। तो परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, ठीक है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां। तो इसमें देखिए सबसे पहली विधि है इसमें परावर्तन के द्वारा। दूसरा है पोलराइड क्रिस्टल के द्वारा। तीसरा है अपवर्तन के द्वारा। चौथा है ध्रुवणदर्शी के द्वारा। पांचवा है द्विअपवर्तन की घटना के द्वारा। छठवां है द्विवर्णात्मक क्रिया के द्वारा, और सातवां है प्रकीर्णन के द्वारा। तो ऐसी कई विधियां हैं। तो जैसे मैं इसमें परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना दिखा रहा हूं। तो यहां पर ये जो है मैंने यहाँ पर ये अध्रुवित प्रकाश है, ये जो है एक पारदर्शी तल पे आपतित हो रहा है। ये कैसा तल है, ये जो है एक पारदर्शी, जैसे कांच का गुटका मान सकते हैं, ठीक है। कांच की प्लेट है, तो इस प्लेट पर यहाँ पर एक अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश इस पे आपतित हो रहा है। तो होता क्या है, अभी तक हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि जो पारदर्शी सतह होती है उस पर यदि प्रकाश की किरण पड़ती है तो वहां पर क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। ये घटना अपवर्तन कहलाती है। परंतु ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। होता ये भी है इसमें कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी सतह के ऊपर पड़ता है तो कुछ प्रकाश तो अपवर्तित हो जाता है, अब बहुत कम प्रकाश की मात्रा परावर्तित भी होती है। तो हम उसी को देखेंगे यहाँ पर परावर्तन वाली घटना को, कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश, जैसे ये अध्रुवित प्रकाश है, ये जब किसी पारदर्शी सतह पर आपतित होता है, पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है, जैसे कांच है इस पर आपतित हुआ, तो ये जो परावर्तित प्रकाश है, इस पारदर्शी पृष्ठ के द्वारा जो प्रकाश परावर्तित किया जाता है, यह परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है, ठीक है। और जो ये अपवर्तित प्रकाश है ये भी आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। तो सबसे पहले सन 1808 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे मेलस ने ही सन 1808 में ये बताया कि किसी पारदर्शी पृष्ठ के द्वारा जो परावर्तित प्रकाश होता है वो आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। और इसके बाद सन 1811 में ब्रूस्टर
ब्रूस्टर ने ये बताया प्रयोग द्वारा कि यदि हम आपतन कोण को, यदि किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी समतल कांच की प्लेट पर आपतित किया जाए और आपतन कोण को परिवर्तित किया जाए, तो एक विशेष आपतन कोण पर जो ये परावर्तित प्रकाश होता है ये पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। यानी किसी पारदर्शी पृष्ठ के द्वारा जो परावर्तित प्रकाश होता है वो परावर्तित प्रकाश में समतल ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। यानी जो ये परावर्तित प्रकाश है इसमें जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो जो है आपतन कोण पर निर्भर करेगा। एक विशेष आपतन कोण पर ये जो परावर्तित प्रकाश है ये पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो जाता है। तो ये बतलाया था ब्रूस्टर ने। इनसे पहले मैलस ने भी प्रयोग में इसको जो है सिद्ध किया है। तो ब्रूस्टर के नाम के आधार पर ही इस घटना को हम ब्रूस्टर का नियम भी कहते हैं। तो ब्रूस्टर का परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, इसको जो है ब्रूस्टर का नियम भी क्या कहा जाता है इसको। तो इसमें कई बार आता भी है कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। इसी में आएगा परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना, इसके अंतर्गत आएगा ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर का नियम यह है कि जब किसी पारदर्शी पृष्ठ पर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो इस पृष्ठ के द्वारा परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है और परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। एक विशेष आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। यही ब्रूस्टर का नियम है कि पारदर्शी पृष्ठ के द्वारा परावर्तित प्रकाश एक विशेष आपतन कोण पर पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। इसे हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। माना इस समय जब आपतन कोण था ये समतल ध्रुवित, ये अध्रुवित प्रकाश है, देखिए स्टार है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टार हो गया और यहाँ पर जो है जो माध्यम के कणों के कंपन होंगे, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन, वो क्या होंगे, प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशा में, इस दिशा में भी होंगे तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की दिशा में होंगे। ये जो वृत्त है ये डॉट डॉट ये दिखा रहा है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, और ये वाला जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है बोर्ड के तल में। तो यहाँ पर ये अध्रुवित प्रकाश है। ये अध्रुवित प्रकाश यहाँ पर इस प्रकार से आपतित हुआ कि आपतन कोण क्या है, आईपी। तो इस विशेष आपतन कोण आईपी पर माना ये परावर्तित प्रकाश क्या हो गया, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो गया। ठीक है, तो ये समतल ध्रुवित जो प्रकाश है इसमें माध्यम के कणों के कंपन क्या होंगे, किसी एक ही दिशा, किसी एक ही लंबवत दिशा में होंगे। अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश है ये समतल ध्रुवित प्रकाश अगर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत किसी एक ही दिशा में माध्यम के कणों के कंपन हो रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने दिखाया प्रकाश, ये समतल ध्रुवित प्रकाश इस दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पर माध्यम के कणों के कंपन बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो लंबवत अंदर की ओर की दिशा जो है हम यहाँ पर ये काले सर्कल से दिखा रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर और ये अपवर्तित प्रकाश है। तो अपवर्तित प्रकाश जो है ये भी आंशिक रूप से ध्रुवित है। तो इसमें माध्यम के कणों के कंपन बोर्ड के तल में भी हो सकते हैं, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित हो गया, उस समय आपतन कोण था आईपी। तो इस विशेष आपतन कोण को जिस पर कि ये परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो जाता है, इसे कहते हैं, इस आपतन कोण को कहते हैं ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर का कोण। और ये यहाँ पर चित्र में इसका मान है आईपी के बराबर। तो अगर आपतन कोण आईपी है तो ये परावर्तन कोण भी क्या होगा, आईपी होगा। भले हम परावर्तन कोण को यहाँ पर आर डैश से प्रकट कर रहे हैं पर इसका मान किसके बराबर होगा, आईपी के बराबर। और यहाँ पर अपवर्तन कोण है आर। अब माना ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। इस दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है n। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो, या इसको हम 1 और 2 भी कह सकते हैं या n कह दो, और आप
जो ध्रुवण कोण है ये IP हो, तो जब परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से समतल ध्रुवित होता है उस समय आपतन कोण ध्रुवण कोण कहलाता है। और उस समय क्या होता है, उस समय जो ये अपवर्तनांक होता है ये इस ध्रुवण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। टेंजेंट का मतलब स्पर्ज्या, टेन थीटा जो है, ठीक है, टेन लंब बट्टे आधार वाला। तो जब परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है उस समय ध्रुवण कोण का टेंजेंट अपवर्तनांक के बराबर होता है। और यही जो नियम है इसको कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। ये ब्रूस्टर का नियम है। इस पर कई बार न्यूमेरिकल आता है। ये IP क्या है, IP ब्रूस्टर का कोण या ध्रुवण कोण है। इस कोण पर क्या होगा, परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होकर इसमें माध्यम के कणों के कंपन क्या होंगे, इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होंगे। ठीक है, बोर्ड का तल मतलब इस समय आपतन तल भी कहते हैं इसको। इस आपतन तल के लंबवत होते समय माध्यम के कणों के कंपन या वैद्युत क्षेत्र के कंपन। और ये n क्या है, यहाँ पे n है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर ये माना जल है सपोज यहाँ, और ये वायु है माना, तो ये हो जाएगा जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी ANW। तो हम इसको ANW लिख देंगे। और अगर ये जल है ये वायु है तो यहाँ पर इस IP का मान उस समय होता है, अगर क्या है जल और वायु का कॉम्बिनेशन है तो IP इस ध्रुवण कोण का मान आता है 53 डिग्री, यानी 53 डिग्री इसका मान हो जाएगा। तो उसमें ये परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाएगा। कब, जब प्रकाश वायु से जल में आ रहा हो। और अगर प्रकाश वायु से कांच में आ रहा है, जैसे माना अगर एक कांच है तो प्रकाश वायु से कांच में आ रहा है, उस समय जो है ये ध्रुवण कोण का मान होता है 57 डिग्री। यानी 57 डिग्री ध्रुवण कोण होने पर यह परावर्तित प्रकाश क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाएगा, जबकि प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है। और ये क्या है, ये हमारा ब्रूस्टर का नियम है कि ध्रुवण कोण का टेंजेंट या स्पर्ज्या अपवर्तनांक के माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब जो है इसमें अगला है, इसमें पोलराइड के द्वारा। तो पोलराइड के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, तो इसको देखने से पहले हम जो है समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि देखते हैं द्विअपवर्तन के द्वारा। द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण जैसे माना ये कोई कांच का गुटका है या कोई पारदर्शी माध्यम है और इसमें ये प्रकाश की किरण यानी ये अध्रुवित प्रकाश इस पे आपतित हुआ, इसमें ये ऐसे दिखाएंगे अध्रुवित प्रकाश को। इसमें ये कोई पारदर्शी माध्यम है, जैसे हम क्वार्ट्ज ले सकते हैं, इसको क्विनाइन आयोडोसल्फेट क्रिस्टल ले सकते हैं। ठीक है, पारदर्शी माध्यम जैसे क्वार्ट्ज हो गया, क्विनाइन आयोडोसल्फेट और पोलराइड। इनकी ये विशेषता होती है कि ये अपने ऊपर आपतित प्रकाश को जब अपवर्तित करते हैं तो अपवर्तन में हमको दो किरणें प्राप्त होती हैं। ये तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे क्वार्ट्ज, क्विनाइन आयोडोसल्फेट कि ये अपवर्तन
की घटना में दो अपवर्तित किरणों को प्रकट करते हैं और ये घटना कहलाती है द्विअपवर्तन। इसमें दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होंगी। ठीक है, ये आपतित किरण, जैसे यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है, तो ये इससे जब क्वार्ट्ज या पोलेराइड या क्विनाइन आयोडो सल्फेट पे आपतित हुआ तो ये इसने इसका क्या कर दिया, अपवर्तन कर दिया। और अपवर्तन में एक अपवर्तित किरण को हम कहते हैं इसमें ओ किरण और दूसरी अपवर्तित किरण को हम दर्शाते हैं ई किरण से। तो जो ओ है, ओ का मतलब ऑर्डिनरी रे यानी साधारण किरण, और दूसरी जो प्रकाश किरण है ई, इसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो किसी पारसी माध्यम द्वारा अपवर्तन की घटना में दो दो अपवर्तित किरणों को प्रकट करना द्विअपवर्तन कहलाता है। तो क्वार्ट्ज या क्विनाइन आयोडो सल्फेट पोलेराइड पे जब ऐसा होता है, ये दो दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं इसमें, तो इनमें क्या होता है, एक जो ये ओ वाली किरण है यानी साधारण जो किरण है ऑर्डिनरी, ये वाली किरण जो है अपवर्तन के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। परंतु ये जो ई वाली किरण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असामान्य किरण, ये किरण जो है अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। तो इनमें होता क्या है, इन दोनों किरणों में माध्यम के कणों के कंपन एक किरण में तो क्या होते हैं, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत इस आपतन तल के लंबवत होंगे। ठीक है, और दूसरे में क्या होगा, जो ई किरण है इसमें माध्यम के कणों के कंपन क्या होंगे, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होंगे, परंतु होंगे इस बोर्ड के तल या आपतन तल में होंगे। ठीक है, ये बोर्ड का तल जो है इसमें आपतन तल कहलाएगा। तो इसमें माध्यम के कणों के कंपन क्या है, इस आपतन तल में है, परंतु इस ई किरण के चलने की दिशा के लंबवत हैं। और ओ किरण में क्या है, माध्यम के कणों के कंपन इस ओ किरण के चलने की दिशा के लंबवत हैं, और इस बोर्ड के तल के भी क्या है, ये यहाँ पे लंबवत हैं। तो इस समय ये जो ओ किरण है और ये ई किरण है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अपवर्तित किरणें, ये जो है आंशिक ये समतल ध्रुवित होती हैं। अब इनमें से किसी एक किरण को अगर हम किसी विधि से रोक दें और किसी एक किरण को रोक दें और दूसरी किरण को हम यहाँ से बाहर आने दें, तो किसी एक किरण को रोक दिया जाए, जैसे इस किरण को रोक दिया हमने और केवल इस किरण को बाहर आने दिया, तो ये जो किरण होगी, ये किरण क्या होगी, ये पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित किरण होगी। तो द्विअपवर्तन की घटना में क्या होता है, किसी एक किरण को हम जो है ब्लॉक कर देते हैं, दूसरी किरण को जो है हम यहाँ पे आगे जाने देते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है, जिससे कि दोनों ये जो किरण बाहर आएगी ये पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होगी। ऐसे ये घटना और है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और भी है कि इसमें जो ये ओ किरण है, ओ किरण ई किरण, इन दोनों के द्वारा जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो दो दो प्रतिबिंब बनते हैं। ओ किरण के द्वारा जब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वो अपनी जगह पे स्थिर होगा, और ई किरण के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो इस स्थिर प्रतिबिंब के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। तो ऐसा क्यों है, ओ किरण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब स्थिर इसलिए रहता है कि ओ किरण के लिए इस माध्यम का, इस पारसी माध्यम का अपवर्तनांक हर जगह एक समान रहता है, और इसमें प्रकाश का वेग भी हर जगह एक समान रहता है, जबकि इसलिए इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब स्थिर रहता है। ई किरण के लिए क्या होता है, ई किरण से बनने वाला प्रतिबिंब लगातार गतिमान रहता है, और इसका कारण यह है कि ई किरण के लिए इस पारसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है, और इस किरण ई किरण के लिए जो प्रकाश का वेग होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इसीलिए जो है इसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो मूवेबल, वो लगातार गतिमान रहता है। अब यहाँ पे जो है एक और घटना है द्विवर्णात्मक। कि द्विवर्णात्मक प्रक्रिया द्वारा या द्विवर्णात्मक क्रिया द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश
प्राप्त करना। द्विवर्णात्मक क्रिया का मतलब है कि कुछ क्रिस्टल ऐसे हैं जैसे पोलेराइड, टूरमैलिन, इन क्रिस्टलों की विशेषता यह है कि जब इन पर प्रकाश आपतित होता है तो इनके अंदर प्रकाश दो अपवर्तित किरणों में बढ़ जाता है और वो अपवर्तित किरण O और E किरण के नाम से हम जानते हैं इनको। तो इनमें ये जो O और E किरण इनके इन पोलेराइड और टूरमैलिन क्रिस्टल के अंदर प्राप्त होती है। इन किरणों में से किसी एक किरण को अगर हम क्या कर दें, ब्लॉक कर दें और दूसरी किरण को हम आगे जाने दें तो ये प्रक्रिया कहलाती है द्विवर्णात्मक क्रिया द्वारा। ठीक है, कि इसमें क्या होगा, जैसे ये अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित हुआ और इसमें से ये यहाँ पर जब इसके अंदर प्रवेश करेगा तो यहाँ पर जो है द्विअपवर्तन के कारण यहाँ पर O और E किरणें प्राप्त होंगी। ठीक है, उन O और E किरणों में क्या होगा, एक किरण में माध्यम के कणों के कंपन बोर्ड के तल में होंगे और एक किरण में ये आपतन तल में होंगे, और जो दूसरी किरण होगी E किरण उसमें माध्यम के कणों के कंपन आपतन तल के लंबवत होंगे। तो यानी दो अलग अलग किरणें मिली, इनमें माध्यम के कणों के कंपन एक दूसरे के लंबवत अलग अलग दिशाओं में होते हैं। तो इसमें क्या है कि इनमें से जिस किरण के कंपन, जिस किरण में वैद्युत क्षेत्र के कंपन इन क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष के समांतर होती है, वो कंपन जो है इस क्रिस्टल से बाहर आते हैं। ठीक है, इनमें जो है इन क्रिस्टलों में एक प्रकाशिक अक्ष होती है, वो प्रकाशिक अक्ष जो है प्रकाश के लिए पारदर्शी माध्यम की भांति व्यवहार करती है। उस प्रकाशिक अक्ष से जो है प्रकाश आर पार जा सकता है इन क्रिस्टलों में। तो पोलेराइड या टूरमैलिन इन क्रिस्टलों में जो प्रकाशिक अक्ष होगी उस प्रकाशिक अक्ष के समांतर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन अगर होंगे तो वो कंपन उस अक्ष से पार हो जाएंगे। तो O और E किरण जो यहाँ अंदर प्राप्त होती हैं, उन किरणों में जिस किरण में वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर प्रकाशिक अक्ष के समांतर होते हैं, वो किरण जो है इस क्रिस्टल से पार आ जाती है, इससे बाहर आ जाती है। तो माना यहाँ पर जैसे इसमें ये वाली किरण है, इसमें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, और यहाँ पर जो है प्रकाशिक अक्ष भी क्या है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो इसलिए ये वाले कंपन जो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ये वाले कंपन इससे बाहर आ गए। तो इसलिए ये वाला प्रकाश क्या होगा, इसमें पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होगा। जबकि जो E किरण है, माना E किरण में माना बोर्ड जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन थे वो इस प्रकाशिक अक्ष के लंबवत थे। तो अगर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन प्रकाशिक अक्ष के लंबवत हैं तो प्रकाशिक अक्ष उन कंपनों को बिल्कुल भी अपने से पार नहीं जाने देगी और उन कंपनों को रोक देगी। ठीक है, तो यहाँ पर माना E किरण के कंपन यहाँ इस डैशेस जो है ये प्रकाशिक अक्ष है, तो माना E किरण के कंपन प्रकाशिक अक्ष के लंबवत थे, इसलिए वो कंपन क्या हो गए, वो इस प्रकाशिक अक्ष के द्वारा रोक दिए गए हैं, इसलिए वो इससे पार नहीं आ पाई। तो द्विवर्णात्मक क्रिया के द्वारा क्या होता है, इसमें जो है केवल एक विशेष किरण के कंपनों को ही इस क्रिस्टल से पार आने दिया जाता है, क्योंकि इस किरण में जो कंपन होते हैं वो प्रकाशिक अक्ष के समांतर होते हैं। केवल वही कंपन क्या आते हैं, बाहर आते हैं, और वही किरण क्या होती है, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होती है। दूसरी जो किरण होती है उसमें वैद्युत क्षेत्र के जो कंपन होते हैं वो प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होते हैं, इसलिए वो कंपन जो है इस क्रिस्टल के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाते हैं, वो इससे बाहर नहीं आते हैं।
तो बाहर आने वाली जो ये किरण होती है ये पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होती है। तो जो पोलेराइड है, पोलेराइड जो है द्विवर्णात्मक क्रिया पर ही आधारित एक डिवाइस है और इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।